हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। अगर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है, जिसको शॉर्ट में हम एफएम बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? एफएम। तो अगर आपके पास एफएम नाम का सब्जेक्ट है, फिर चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। तो अगर आपके सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल लेटेस्ट सेशन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सेशन 2025-2026 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका सिलेबस क्या है, इसके अंदर आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सभी बातों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहली बात, ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल है तो इसका मतलब थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, थ्योरी भी पूछी जा सकती है, लेकिन मेनली ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आया तभी जाके आपको इस सब्जेक्ट की थ्योरी समझ में आने वाली है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर मेनली फोकस रहता है। तो अगर सबसे पहले इस सब्जेक्ट के नाम की बात करें, तो ये सब्जेक्ट हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? तो देखो, इसके अंदर हमें फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस। हम पढ़ेंगे यहाँ पर फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। और किसके पैसे के बारे में पढ़ना है? बिजनेस के पैसे के बारे में पढ़ना है। कॉमर्स के अंदर तो सारी बातें बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, यानी हम बिजनेस को लेकर अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो बिजनेस के पैसे को कैसे मैनेज करा जाता है, उसके बारे में ये सब्जेक्ट हमें बताता है। अगर मान लो आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, या आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कोई बिजनेस करते हो, तो उस बिजनेस के अंदर किस तरीके से आप पैसों को मैनेज करोगे, किस तरीके से बिजनेस के अंदर पैसा लगाओगे, उससे प्रॉफिट कमाओगे, इन सब के बारे में आप यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो यहाँ पर आता है वो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली तीन बातें हम यहाँ पर देखते हैं, तीन डिसीजंस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आएगा। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आएगा। क्या हम बैंक से लोन लें, या फिर हम जो है बिजनेस के शेयर्स को पब्लिक के बीच में सेल कर दें। तो बिजनेस के अंदर पैसा आने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप लोन ले लो, दूसरा तरीका आप जो है मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को इशू कर दो। तो सबसे पहला डिसीजन हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, कि आखिर पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद दूसरा डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा तो आ गया, अब इसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, इस पैसे को कहाँ पर लगाएं। तो बिजनेस के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप चाहो तो पैसे को अपनी किसी नई फैक्ट्री के अंदर लगा लो, नई शॉप के अंदर लगा लो, नई बिजनेस के अंदर लगा लो, या फिर उस पैसे से नई मशीनरी खरीद लो, या फिर जो है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। तो वो तो डिपेंड करता है, जैसी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो दूसरा डिसीजन आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आप पैसे को कहाँ पर लगाओगे। उसके बाद तीसरा डिसीजन आता है आपका डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले आपने पैसा अरेंज करा, उसके बाद आपने उस पैसे को बिजनेस के अंदर लगाया, उस पैसे से बिजनेस करा, तो बिजनेस करने से आपको प्रॉफिट हो गया। अब सवाल आता है कि आप उस प्रॉफिट का क्या करोगे, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट जो है अपने मालिकों को बांट दोगे, जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट, या फिर उसमें से कुछ हिस्सा अपने बिजनेस के ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को बांट दोगे, या फिर उस पैसे को अभी बिजनेस के पास रोक के रखोगे ताकि उसको री इन्वेस्ट करा जा सके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो तीन हमारे मेन डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमें अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस चैप्टर के अंदर आपको मनी को लेकर एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है कि मनी की वैल्यू आज जितनी है फ्यूचर में उतनी नहीं रहेगी। सिंपल सा हिसाब किताब है। आपके 1 रुपए की वैल्यू आज जितनी है फ्यूचर में उतनी नहीं रहेगी। आज 1 रुपए से आप एक टॉफी खरीद सकते हो, फ्यूचर में 1 साल बाद आपको 1 रुपए में एक टॉफी नहीं मिलेगी, बल्कि 2 रुपए में एक टॉफी मिलेगी। तो आज आप 1 रुपए में एक टॉफी खरीद पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, 1 रुपए में एक टॉफी आ जा रही है। जबकि फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद वही एक टॉफी खरीदने के लिए आपको 1 रुपए नहीं बल्कि 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कारण क्या है? इसका कारण है इन्फ्लेशन। जो सामान आप आज 100 रुपए में खरीद लोगे, वही सामान आपको फ्यूचर में 150 रुपए में मिलेगा। मान लो आप एक शर्ट खरीद के लाए 100 रुपए में, आज आपने 100 रुपए में एक शर्ट खरीदी, 1 साल बाद अगर आपको एक शर्ट खरीदनी है तो आपको कितने में मिलेगी? 150 रुपए में। कारण क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई। तो शर्ट आपने एक ही खरीदी, आज भी आपने एक शर्ट खरीदी, 1 साल बाद भी आप एक ही शर्ट खरीदोगे, लेकिन
1 साल बाद आपको 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक शर्ट खरीदने के लिए, जबकि आज आपको 100 रुपये में एक शर्ट मिल जा रही है। तो यही सब बातें हम पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, कि किस तरीके से आपको सही वक्त पे अपने मनी को इन्वेस्ट कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता रहे। अगर मान लो आपने आज बैंक में 100 रुपये जमा करे तो 1 साल बाद आपके 100 रुपये बढ़ के 110 रुपये हो जाएंगे। आपको 10% का इंटरेस्ट मिल गया, इसको बोलते हैं 10% का इन्फ्लेशन आ गया। 1 साल के अंदर 10% का इन्फ्लेशन आ गया, ये मान के चला जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो सामान आप आज 100 रुपये में खरीद सकते हो, फ्यूचर में वही सामान खरीदने के लिए आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें यही बता रहा है कि आपको अपने पैसों को आज इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको सही रिटर्न मिल सके। इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है हमारी परचेजिंग पावर को, ये बात भी हमें यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर देखने को मिलेगी। 100 रुपये में आपको आज एक शर्ट मिल रही है, फ्यूचर में 100 रुपये में शर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। आपकी 100 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। 1 साल बाद अगर आपको एक शर्ट चाहिए तो आपको 100 रुपये की जगह 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 1 साल बाद 100 रुपये में वो परचेजिंग पावर नहीं रही कि वो आपको एक शर्ट दिला सके। तो यही बात यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमें पढ़ने को मिलती है। उसके बाद बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर हमारा कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हमें इस चैप्टर के अंदर देखना होता है। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके। कैपिटल बजटिंग के चैप्टर के अंदर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसी जगह पर जहां पर आपको कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर बड़े अमाउंट को किस तरीके से इन्वेस्ट करा जाता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो अगर आपके पास 3-4 अलग अलग चॉइस हो कि आप नई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, या फिर जो है किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, या कोई नई मशीनरी खरीदना चाहते हो, अगर आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो और आपको डिसाइड करना हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, या फिर अगर मान लो आपके पास 2-3 अलग अलग प्रोजेक्ट है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरीके से आप डिसाइड करोगे और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो ये चैप्टर आपको सिखाता है, बताता है किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाती है। उसके बाद बात करें फोर्थ चैप्टर की, तो वो भी कैपिटल बजटिंग का ही है। इसके अंदर आप टेक्निक्स समझोगे। मैंने आपको बताया ना किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप पता लगाओगे, इवेल्युएट करोगे कि आपको कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, कौन से एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज में पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो कैपिटल बजटिंग ने कई सारी टेक्निक्स के बारे में बता रखा है, जिन टेक्निक्स की मदद से आप बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाओगे। 3 मेन टेक्निक्स होती हैं। पहली होती है पे बैक पीरियड, दूसरी होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम एनपीवी बोलते हैं, और तीसरी होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम आईआरआर बोलते हैं। तो 3 हमारी मेन टेक्निक्स होती हैं कैपिटल बजटिंग की, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद बात करें अगले चैप्टर की, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर बात करते हैं क्या करें बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा हुआ है उस पैसे की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है। मान लो आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो इंटरेस्ट जो है ना वो आपके उस लोन की कॉस्ट है। मान लो आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया है, तो 10 लाख के लोन के बदले अगर आप 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 50,000। तो 50,000 आपकी कॉस्ट है इस 10 लाख के लोन की, तो 50,000 क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिजनेस के अंदर शेयर्स इशू करे हो, तो शेयर्स जो खरीदेगा वो कंपनी का मालिक कहलाएगा, यानी मालिकों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, तो मालिक भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें 5% 10% रिटर्न मिले। तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उसे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। और अगर आप लोन लेके पैसा लगाते हो बिजनेस के अंदर तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझते हैं और ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है लिवरेज एनालिसिस। इसके अंदर हम बेसिकली लोन के बारे में बात करते हैं, बोरोड फंड के बारे में बात करते हैं। आपने कोई एसेट खरीदिया है लेकिन उधार के पैसों से खरीदिया है, तो इसके बारे में डिस्कशन होता है कि उधार का पैसा जो आपने फंड बोरो करा है वो आपके बिजनेस के लिए कितना रिस्की है या फिर कितना बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं होता कि उधार में बिजनेस करना बेकार होता है, उधार में बिजनेस करना फायदेमंद भी हो सकता है। यही बात हमें यहाँ पे समझनी है कि किस तरीके से अगर मनी बोरो करा जाता है बिजनेस को चलाने के लिए तो वो भी ज्यादातर केसेस में बेनिफिशियल होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें यही बताता है कि किस तरीके से आप लोन लेकर बिजनेस कर सकते हो और उससे भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो लोन लेना कितना रिस्की हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, किस सिचुएशन में लोन लेना फायदेमंद होता है, किस सिचुएशन में लोन लेना नुकसानदायक होता है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। आपने अर्निंग पर शेयर के बारे में पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर ईबीआईटी और ईपीएस का एनालिसिस होता है। अब वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, तो वो इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8 लिवरेज। मैंने आपको बता दिया लिवरेज का मतलब क्या होता है, उधार का पैसा आप इस्तेमाल करते हो बिजनेस के लिए। तो लिवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू
ऑफ द फर्म। तीनों का रिलेशन हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि कितना पैसा आपको बिजनेस के अंदर उधार लेना चाहिए और कितना पैसा आपको अपनी जेब से लगाना चाहिए। तो खुद से कितना पैसा लगाना चाहिए, इक्विटी कितनी होनी चाहिए या फिर आपका डेट कितना होना चाहिए, दोनों का बैलेंस बना के किस तरह चला जाता है वो हमें इस चैप्टर के अंदर बताया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 9 चैप्टर आता है हमारा फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेट और इक्विटी। इक्विटी का मतलब है बिजनेस के ओनर का पैसा और डेट का मतलब है उधार का पैसा। तो डेट और इक्विटी को अगर हम मिला दें तो उसे मिलाकर बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना आपको लोन लेना है, कितना आपको अपनी जेब से पैसा लगाना है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा, बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वो है हमारा डिविडेंड डिसीजन, यानी बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओनर्स को डिविडेंड बांटना चाहिए या फिर जो है पैसे को फ्यूचर के लिए सेव कर लेना चाहिए, उस प्रॉफिट को कहीं री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे बिजनेस की, हमारी फर्म की वैल्यूएशन बढ़ सके। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है डिविडेंड पॉलिसी। इस चैप्टर के अंदर भी डिविडेंड के बारे में बात होती है कि डिविडेंड को लेकर आपकी पॉलिसी कैसी होगी। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो आप डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यानी यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कैपिटल बस्टिंग के अंदर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखा था, यहाँ पर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म डिसीजन की। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए हमें फंड चाहिए, पैसा चाहिए और इमीडिएट पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, टेलीफोन बिल देना है, फैक्ट्री का रेंट देना है, ऑफिस का रेंट देना है, तो ये सब हमारा इमीडिएट खर्चा है, इसके लिए हमें इमीडिएट पैसा चाहिए। तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। करंट एसेट का मतलब है कि आपके पास शॉर्ट टर्म पैसा कितना पड़ा हुआ है, यानी वो पैसा जो आप शॉर्ट टर्म में खर्च कर सकते हो। मान लो आपके पास 10 लाख की करंट एसेट है और जो आपकी करंट लायबिलिटी है, यानी शॉर्ट टर्म में आपने कितना पैसा पे करना है, आपका शॉर्ट टर्म उधार कितना है। मान लो आपने शॉर्ट टर्म में यानी 2-3 महीने के अंदर अंदर 7 लाख रुपए पे करना है, करंट लायबिलिटी आपके 7 लाख है, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल है आपके 3 लाख। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है तो इसका मतलब है हमारा बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए खतरे का साइन है, फ्यूचर में हमें पैसों की दिक्कत हो सकती है। तो वर्किंग कैपिटल को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, हमेशा हमारे करंट एसेट ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर है, किस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। बहुत सारे अलग अलग रेशियोज का हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आपने कभी ना कभी रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, नहीं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जो रेशियोज पढ़े थे उन्हीं को हम यहाँ पर बहुत डिटेल में समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कि अगर बिजनेस के अंदर इनका यूज़ कैसे होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। बिजनेस के अंदर कैश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बिजनेस के अंदर कैश को किस तरीके से मैनेज करा जाता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल का मतलब हो गया हमारे डेटर्स, जो हमारे डेटर्स होते हैं, हम उधार में सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स से हमें पैसा रिसीव करना होता है। तो किस तरीके से हमें डेटर्स से पैसा रिसीव करना होता है, कितने टाइम में हम डेटर्स से पैसा रिसीव कर सकते हैं, डेटर्स से पैसा लेने के लिए कौन कौन से डिस्काउंट ऑफर्स हम उन्हें दे सकते हैं। जितना जल्दी आप डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर लोगे उतना ही अच्छा है बिजनेस के लिए। तो आपने कैश डिस्काउंट का नाम सुना होगा, अकाउंट्स के अंदर हमने पढ़ा है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि जो है डेटर्स से हम जल्दी पेमेंट ले सकें। तो इस तरीके के अलग अलग ऑफर्स हम अपने डेटर्स को दे सकते हैं। तो डेटर्स को कैसे मैनेज करा जाता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब हो गया हमारा स्टॉक। बिजनेस के अंदर कई सारा स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। तो तीनों ही स्टॉक हमारे सही तरीके से मैनेज होने चाहिए। अगर रॉ मटेरियल की कमी आपके पास हो जाएगी तो आप प्रोडक्ट को बनाओगे कैसे। अगर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल आपके पास हो गया तो वो भी पैसे का वेस्टेज है, आप पैसे को ब्लॉक करके नहीं रख सकते। अगर मान लो आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया और उतनी आपकी सेल है नहीं, उतना आपकी प्रोडक्शन है नहीं, तो बेकार है ना, पैसा वेस्ट हो रहा है और समय के साथ साथ मटेरियल भी खराब होता जाएगा। तो बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए जो कि सफिशिएंट हो, जिसकी वजह से ना ही हमारा पैसे का ब्लॉकेज हो और ना ही कभी सेल में कोई दिक्कत आए। तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करा जाता है, इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। तो ये हमारे टोटल 16 चैप्टर हो गए जो हमें पढ़ने होते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर ये 16 के 16 चैप्टर तो नहीं होने वाले। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे चैप्टर आपके सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। इनमें से कोई 7-8 चैप्टर, 8-9 चैप्टर आपके सब्जेक्ट के अंदर होंगे। अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से डिपेंड करता है। किसी कॉलेज के अंदर इनमें से कोई दूसरे 7-8 चैप्टर होंगे, किसी कॉलेज के अंदर कोई दूसरे 7-8 चैप्टर होंगे। तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है।
लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये 16 के अलावा कोई और चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर नहीं होगा, तो आपको इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 95% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।